कभी कभी जो इंसान सबसे ज्यादा अपमान सहता है वही सबसे मजबूत बनकर उभरता है। सोचिए, अगर आपका अपना सगा भाई रोज पूरे ऑफिस के सामने आपको निकम्मा, नालायक और बेकार साबित करता रहे, लेकिन एक दिन आपको पुराने कागजों के बीच ऐसा राज मिल जाए जो ना सिर्फ उसकी करोड़ों की काली कमाई का पर्दा फाश कर दे, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी ही बदल दे, तब आप क्या करेंगे? आज की कहानी एक ऐसे ही साधारण कर्मचारी की है जिसे हर कोई कमजोर समझता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उसी के हाथ एक ऐसा सबूत लगेगा जो एक घमंडी डायरेक्टर के साम्राज्य को पल भर में मिट्टी में मिला देगा। आखिर उन पुराने कागजों में ऐसा क्या छिपा था और कैसे एक बेइज्जत कर्मचारी बन गया सबसे बड़े सच का गवाह? जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखिए। नैतिक ऑफिस के एक कोने में अपनी मेज पर पिछले कई सालों के पुराने कागज और खातों को ठीक करने में लगा हुआ था कि तभी ऑफिस के डायरेक्टर अरुण ने उसे जोर से आवाज लगाई और कहा कि वो तुरंत सारे पुराने खाते लेकर मीटिंग रूम में आए, जहां बाकी सभी कर्मचारी भी अपने अपने काम में लगे हुए थे। अरुण रिश्ते में नैतिक का बड़ा भाई था, लेकिन ऑफिस के अंदर उसका व्यवहार हमेशा एक सख्त और बेरहम बॉस जैसा ही रहता था। नैतिक ने जल्दी से सारे जरूरी कागज इकट्ठा किए और तेज कदमों से चलता हुआ अरुण के सामने जाकर खड़ा हो गया। अरुण ने गुस्से में कागजों के ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये क्या तरीका है काम करने का? और तुमने इन सारे पुराने खातों का को हिसाब से लगाया ही नहीं है? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी जांच होने वाली है? नैतिक ने बड़े सम्मान से जवाब दिया कि सर, मैंने सारे खातों को साल के हिसाब से अलग अलग रखा है और हर साल के खर्च और आमदनी की पूरी जानकारी अलग अलग हिस्सों में रखी है, ताकि जांच करने वाले लोगों को सब कुछ आसानी से मिल जाए और हमारा कोई भी काम अधूरा ना रहे। अरुण नैतिक की बात सुनकर हल्की सी ताना मारने वाली मुस्कान के साथ बोला, ओहो, तुम्हारा ये तरीका किसी काम का नहीं है और तुमने ऑफिस का कीमती समय भी बर्बाद कर दिया। फिर अरुण ने नैतिक को उंगली दिखाते हुए कड़क आवाज में कहा, मैंने तुम्हें कल शाम साफ साफ कहा था कि सारे कागज महीने के हिसाब से लगाने हैं और हर महीने की जानकारी के साथ उससे जुड़ी सारी रसीदें भी लगानी हैं, लेकिन तुमने मेरी बात मानने की जगह हमेशा की तरह अपनी मर्जी चलाई और पूरे काम को बर्बाद करके रख दिया है। नैतिक ने तुरंत अपनी बात समझाने की कोशिश की और कहा, सर, पिछले हफ्ते जो लिखित आदेश आया था उसमें साफ लिखा था कि जांच साल के हिसाब से होगी, इसलिए मैंने उसी आदेश के अनुसार ही काम किया, क्योंकि मुझे कोई नया लिखित आदेश नहीं मिला था। अरुण ने यह सुनते ही अपनी आवाज और ऊंची कर दी और वहां मौजूद बाकी कर्मचारियों की तरफ देखकर बोला, तुम सब लोग अच्छी तरह देख लो, ये आदमी अपनी गलती मानने की बजाय मुझसे बहस कर रहा है और मुझे ऑफिस के नियम सिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसकी अपनी काम करने की हालत तुम सबके सामने है। अरुण लगातार चिल्ला चिल्लाकर बोलता रहा और कहा, मैं इस बड़े ऑफिस का डायरेक्टर हूं और मुझे अच्छी तरह पता है कि कौन सा काम कब, किससे और किस तरीके से करवाना है, लेकिन तुम सिर्फ एक मामूली कर्मचारी हो और तुम्हारी सोच भी वहीं तक सीमित है। तुम कभी बड़े फैसलों की अहमियत और उनके नतीजे नहीं समझ सकते। इस ऑफिस को सही तरीके से चलाने के लिए जितनी समझदारी और दूर की सोच चाहिए वो तुम्हारे अंदर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है। इसीलिए तो तुम सिर्फ एक कर्मचारी हो और मैं यहाँ का बॉस हूं। नैतिक चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा, क्योंकि वो जानता था कि सबके सामने अगर उसने आगे और कुछ कहा तो उसकी और ज्यादा बेइज्जती होगी। अरुण ने आगे कहा, तुमने पिछले महीने भी यही लापरवाही की थी। जब मैंने तुम्हें पुराने ग्राहकों की नई लिस्ट बनाने को कहा था, तब भी तुमने आधे से ज्यादा जानकारी गलत लिखी थी और आज फिर वही गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया है। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम कब अपनी जिम्मेदारी को समझोगे और कब एक अच्छे कर्मचारी की तरह काम करना सीखोगे। नैतिक ने बहुत धीमी आवाज में कहा, सर, मैंने उस लिस्ट में सभी पुराने ग्राहकों के नाम और उनके संपर्क सही लिखे थे। सिर्फ कुछ लोगों के पते बदल गए थे जिनकी पूरी जांच अभी बाकी थी, और मैंने उस बात की जानकारी संबंधित विभाग को भी दे दी थी। अरुण ने तुरंत उसकी बात बीच में काटते हुए कहा,
तुम्हारे पास अपनी हर गलती के लिए कोई ना कोई बहाना हमेशा तैयार रहता है ना। तुम कभी ये नहीं मानते कि तुम में काम करने की क्षमता की बहुत कमी है। तुम तुम बस अपना समय पूरा करते हो और फिर महीने के आखिर में अपनी तय तनख्वाह लेकर आराम से घर चले जाते हो। ऑफिस की तरक्की हो या नुकसान, उससे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरुण ने और सख्त लहजे में कहा, ये मत सोचना कि तुम मेरे सगे भाई हो, इसीलिए मैं तुम्हारी इतनी बड़ी गलतियों को नजरअंदाज कर दूंगा। मेरे लिए इस ऑफिस का फायदा सबसे पहले है, और जो आदमी इस ऑफिस के किसी काम का नहीं है उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तुमने आज तक ऐसा एक भी काम नहीं किया जिस पर यह ऑफिस गर्व कर सके, या मुझे कभी ये कहने का मौका मिले कि तुमने कोई शानदार काम करके हमारा नाम रोशन किया है। तुम्हारा काम हमेशा बस औसत दर्जे का रहता है और तुमने कभी उससे ऊपर जाने की कोशिश भी नहीं की। नैतिक ने धैर्य रखते हुए कहा, सर, मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करता हूँ, और जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाती है उसे समय पर पूरा करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अरुण ने फिर से ताना मारते हुए और नैतिक का मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का नतीजा तो हम रोज देख ही रहे हैं। पिछले 10 सालों में तुमने इस ऑफिस को आखिर दिया ही क्या है? जिस जगह से तुमने शुरुआत की थी, आज 10 साल बाद भी तुम वहीं खड़े हो। तुमने कभी कुछ नया सीखने की कोशिश ही नहीं की और ना ही खुद को समय के साथ बेहतर बनाने का सोचा। तुम बस एक ही दायरे में घूमते रहते हो और अपने मन में ये समझते हो कि तुम ऑफिस के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हो। अरुण गुस्से में दफ्तर के एक और पुराने कर्मचारी को अपने पास बुलाकर बोला, सच सच बताओ, क्या नैतिक का काम सच में उस स्तर का है जिसकी इस तेजी से आगे बढ़ती हुई कंपनी को जरूरत है? उस कर्मचारी ने हिचकिचाते हुए और डरते डरते जवाब दिया कि सर, वो नैतिक मेहनती तो है, लेकिन कई बार काम की असली जरूरत और उसकी बारीकियों को समझने में उसे गलती हो जाती है। कर्मचारी की बात सुनकर अरुण ने जीत वाले अंदाज में नैतिक की तरफ घूर कर देखा और ऊंची आवाज में कहा, सुन लिया तुमने? ये सिर्फ मेरी अपनी राय नहीं है, बल्कि इस पूरी कंपनी को अच्छी तरह पता है कि तुम कितने नाकाबिल और नासमझ हो। तुमने आज तक कभी किसी बड़े मामले की गहराई को नहीं समझा और ना ही अलग अलग हालात को बड़े नजरिए से देखने की समझ पैदा की है। तुम्हारी पूरी सोच एक साधारण कर्मचारी की छोटी सी कुर्सी और कुछ पुराने कागजों तक ही सीमित है, और तुम उस दायरे से आगे कुछ भी नहीं सोच सकते। नैतिक ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर मुझे एक बार कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए तो मैं सबको साबित कर सकता हूँ कि मैं भी बड़ी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभा सकता हूँ। ये सुनते ही अरुण जोर से हंस पड़ा और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, बड़ा मौका हमेशा उसी इंसान को दिया जाता है जिसमें पहले से कोई खास काबिलियत दिखाई देती हो। तुमने उन छोटे छोटे कामों में ऐसा कौन सा कमाल कर दिया है कि मैं तुम्हें कंपनी की कोई बड़ी और नाजुक जिम्मेदारी सौंप दूं? अरे, तुम तो कुछ पुराने कागजों को भी ठीक से व्यवस्थित नहीं कर सकते और मुझसे बड़ी जिम्मेदारियों की बात करते हो। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई जोखिम नहीं उठाया, कभी कोई नया कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, हमेशा सुरक्षित और आसान रास्ता ही चुना। और अब तुम चाहते हो कि बिना मेहनत किए तुम्हें वो ऊंचा पद मिल जाए जो सालों की लगातार मेहनत, लगन और काबिलियत से मिलता है। अरुण अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, जरा मेरी तरफ देखो। मैंने दिन रात एक करके इस कंपनी को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैंने हर आर्थिक और प्रशासनिक मुश्किल का डटकर सामना किया है और कभी हालात के आगे हार नहीं मानी। लेकिन तुम्हारे अंदर वो बुनियादी जुनून और लगन ही नहीं है जो किसी भी बड़ी कामयाबी के लिए सबसे जरूरी होता है। तुम तो हालात से बहुत आसानी से समझौता कर लेते हो और उसी साधारण स्थिति में संतुष्ट होकर बैठ जाते हो। नैतिक ने बहुत शांत होकर जवाब दिया, हर इंसान का काम करने का तरीका अलग होता है और कामयाबी का पैमाना भी हर किसी के लिए एक जैसा तो नहीं हो सकता। मैं अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। अरुण ने गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए कहा, तुम्हारी ये खोखली और पुरानी सोच तुम्हें जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देगी।
कामयाबी का सिर्फ एक ही पैमाना होता है और वो है बेहतरीन नतीजे। और तुम्हारे नतीजे बिल्कुल शून्य हैं। तुम सिर्फ मीठी और फिलोसफिकल बातें करके खुद को झूठी तसल्ली देते रहते हो, जबकि सच ये है कि तुमने अपनी नौकरी में आज तक कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया। तुमने हमेशा मेरी ऊंचाई, मेरी तेजी से होती तरक्की को देखकर मुझसे जलन की है और कभी दिल से मेरी तरह कामयाब इंसान बनने की कोशिश नहीं की। नैतिक ने दुखी होकर कहा, मुझे आपकी कामयाबी से जरा भी जलन नहीं है, बल्कि मुझे दिल से खुशी है कि आपने इतनी बड़ी तरक्की की और हमारे परिवार का नाम रोशन किया। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि कंपनी में मेरे काम की भी सही पहचान हो और मुझे बिना वजह आलोचना का निशाना ना बनाया जाए। अरुण ने तुरंत जवाब दिया, पहचान हमेशा उसी काम की होती है जो पूरी कंपनी के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो। तुम्हारे मेज पर बिखरे पुराने कागजों और गलत तरीके से लगाए गए बेकार खातों की मैं क्या तारीफ करूं? तुमने अपनी इस बेवकूफी की वजह से मेरा आज का पूरा कीमती दिन बर्बाद कर दिया है। अब मुझे ये सारा मुश्किल काम किसी और काबिल इंसान से फिर से शुरू करवाना पड़ेगा। तुम इस पूरी कंपनी पर एक बहुत बड़ा बोझ बन चुके हो। मैं तो वो सिर्फ पारिवारिक रिश्ते की वजह से ही तुम्हें इतने सालों से चुपचाप बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना अगर तुम किसी और जगह होते तो तुम्हें बहुत पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया होता। अरुण ने अपनी लंबी बात खत्म करते हुए नैतिक की तरफ उंगली उठाकर बहुत तिरस्कार भरे और अंतिम फैसले वाले अंदाज में कहा, तुम में एक भी ऐसी बात नहीं है जो तुम्हें दूसरे लोगों से अलग बना सके। तुम एक बहुत ही साधारण इंसान हो। तुम्हारी सोच साधारण है, तुम्हारा काम करने का तरीका पूरी तरह पुराना और साधारण है और तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही साधारण बने रहोगे। चाहे तुम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, तुम कभी किसी ऊंचे पद के लायक नहीं बन सकते। नैतिक चुपचाप मेन कमरे से बाहर निकला और सीधे उस लंबी गलियारी की तरफ बढ़ गया जो पुराने खातों वाले कमरे तक जाती थी। उसने अपनी जेब से चाबी निकाली और एक पुराने भारी दरवाजे का ताला खोलकर अंदर चला गया। ये कमरा दफ्तर के सबसे पीछे वाले हिस्से में था और यहाँ रोज लोगों का आना जाना लगभग ना के बराबर था। चारों तरफ लोहे की बड़ी बड़ी अलमारियां दीवारों के साथ लगी हुई थीं, जिनमें पिछले कई सालों का पुराना हिसाब किताब और अलग अलग समय के रिकॉर्ड रखे हुए थे। नैतिक ने कमरे के बीच में रखी पुरानी लकड़ी की मेज को साफ किया और अपना काम शुरू करने की तैयारी करने लगा। उसे पता था कि आने वाली आर्थिक जांच के लिए उसे पिछले 10 सालों का पूरा हिसाब बहुत बारीकी से व्यवस्थित करना है। उसने दाईं तरफ वाली सबसे पहली अलमारी का दरवाजा खोला और उसमें ऊपर वाले खाने से पुराने खातों का एक बड़ा बंडल निकालकर मेज पर रख दिया। उस बंडल के ऊपर मोटे अक्षरों में साल लिखा हुआ था। उसने उसकी डोरी खोली और एक एक करके सारे कागज मेज पर फैला दिए। सबसे पहले उसने रोज के खर्चों की रसीदें एक तरफ रखी और बड़े भुगतानों से जुड़े कागज दूसरी तरफ रखने लगा। फिर उसने बड़ी सावधानी से हर रसीद पर लिखी तारीख और रकम को पुराने हिसाब की बड़ी किताब से मिलाना शुरू कर दिया ताकि कहीं कोई गलती ना रह जाए। ये बहुत ही थका देने वाला काम था, लेकिन वो जानता था कि अगर उससे जरा सी भी चूक हुई तो डायरेक्टर अरुण एक बार फिर सबके सामने उसकी बेइज्जती करेगा। वो लगातार 2 घंटे तक उसी मेज पर झुककर अलग अलग कागजों को उनकी जरूरत के हिसाब से अलग करता रहा। जब पहले साल का पूरा हिसाब मिल गया तो उसने सारे कागज दोबारा एक नए कवर में रखे और उसके ऊपर साफ लिख दिया कि जांच पूरी हो चुकी है। इसके बाद वो दूसरी अलमारी की तरफ गया और वहां से पुराने खातों के कई और बंडल निकालकर मेज पर ले आया। इस बार कागजों की हालत पहले से ज्यादा खराब थी। उन पर वक्त के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। नैतिक ने बहुत संभाल कर उन पुराने और कमजोर कागजों को खोला और उन पर लिखी हल्की पड़ चुकी लिखाई को पढ़ने लगा। उसने देखा कि कुछ रसीदों पर हस्ताक्षर नहीं थे और कुछ में रकम की पूरी जानकारी भी नहीं लिखी थी। उसने ऐसे सभी अधूरे कागज एक अलग लिफाफे में रखना शुरू कर दिया ताकि बाद में उनसे जुड़ी जानकारी की पुष्टि की जा सके। समय तेजी से निकल रहा था, लेकिन नैतिक की रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई। वो बिना रुके मशीन की तरह काम करता जा रहा था और उसका पूरा ध्यान सिर्फ कागजों को सही तरीके से व्यवस्थित करने पर था। उसने खातों की एक बहुत बड़ी किताब खोली और उसमें दर्ज सभी खरीदारों के नामों को नई लिस्ट से मिलाना शुरू किया।
जो नाम पुरानी लिस्ट में थे लेकिन नई लिस्ट में नहीं मिले, उन्हें उसने अलग कागज पर लिख लिया ताकि बाद में उनके लेन देन का पूरा हिसाब निकाला जा सके। जब उसने उस किताब का आखिरी पन्ना पलटा तो उसके नीचे एक छोटा सा खाकी रंग का लिफाफा दिखाई दिया जो किताब की जिल्द से चिपका हुआ था। उसने लिफाफा खोलकर देखा, लेकिन वो तो पूरी तरह से खाली था। उसने फिर उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और अपना काम फिर से शुरू कर दिया। अब उसे अलमारी के सबसे नीचे वाले हिस्से तक जाना था, जहां ऐसे कागज रखे जाते थे जिनका दफ्तर के रोजमर्रा के काम से कोई लेना देना नहीं होता था। ये सिर्फ एहतियात के तौर पर संभाल कर रखे गए पुराने रिकॉर्ड्स थे। नैतिक फर्श पर बैठा और नीचे वाला खाना खोल दिया। वहां ढेर सारे पुराने कवर और बिखरे हुए कागज पड़े थे। उसने दोनों हाथों से उन्हें समेटा और मेज पर ले आया। उसे उम्मीद थी कि जरूरी रसीदों में से कुछ गलती से इन्हीं कागजों के बीच रख दी गई होंगी। उसने एक एक कागज उठाकर पढ़ना शुरू किया और तय करता गया कि उसे कहाँ रखना है। ज्यादातर कागज पुरानी कर्मचारियों की छुट्टी की अर्जियां या दफ्तर का सामान खरीदने की रसीदें थीं, जिनकी अब कोई जरूरत नहीं बची थी। नैतिक ने ऐसे सभी बेकार कागज एक बड़े से डब्बे में डाल दिए ताकि बाद में उन्हें खत्म किया जा सके। इसके बाद उसने मेज के दूसरे कोने में रखे पुराने परमिशन लेटर्स देखने शुरू किए। ये वे कागज थे जो दफ्तर के अलग अलग हिस्सों की मरम्मत के काम के लिए जारी किए गए थे। उसने हर परमिशन लेटर पर लिखे खर्च को खातों में दर्ज खर्च से मिलाया और सब कुछ सही मिलने पर उन्हें अलग सुरक्षित रख दिया। लगातार काम करते करते उसकी गर्दन में दर्द शुरू हो गया था, लेकिन उसने आराम करने की बजाय अपनी रफ्तार और तेज कर दी, क्योंकि उसे पता था कि अगर आज ये काम पूरा नहीं हुआ तो कल उसे और भी सख्त नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। उसने एक और पुरानी अलमारी खोली और उसमें रखी लकड़ी की दराजें एक एक करके बाहर निकालने लगा। उन दराजों में पुराने खरीदारों के साथ हुए शुरुआती समझौतों की फोटोकॉपीज रखी हुई थी। उसने उन सभी कॉपीज को तारीख के हिसाब से जमा किया और हर साल के एग्रीमेंट्स का अलग अलग बंडल बना दिया। इस दौरान उसे कई ऐसे पुराने एग्रीमेंट्स भी मिले जिनकी अवधि बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। उसने उन्हें भी अलग डब्बे में रख दिया। इसके बाद वो दोबारा उसी बिखरे हुए ढेर के पास लौटा जिसे उसने नीचे वाले खाने से निकाला था। वो तेजी से बचे हुए कागज देखने लगा। तभी उस बिखरे हुए ढेर के ठीक बीच में उसे एक ऐसा पुराना कवर दिखाई दिया जिसका रंग और हालत बाकी सभी कवरों से बिल्कुल अलग थी। उसके ऊपर ना तो किसी विभाग का नाम लिखा था और ना ही कोई तारीख लिखी हुई थी। वो पूरी तरह से सादा था। नैतिक ने उस अजीब से कवर को हाथ में लिया और फिर ध्यान से देखा। उसने उसे खोला तो अंदर कई तरह के कागज रखे हुए थे। उसने वो सारे कागज बाहर निकालकर मेज पर फैला दिए। पहली नजर में ही साफ देखकर लग रहा था कि उनका दफ्तर के सामान्य खातों से कोई संबंध नहीं था। उसने सबसे ऊपर रखा कागज उठाया और फिर पढ़ना शुरू किया। उस पर किसी अनजान वित्तीय खाते की शुरुआती जानकारी लिखी हुई थी। उसके नीचे भी कई और ऐसे ही कागज रखे थे। नैतिक ने फिर उन अजनबी कागजों को अपने सामने फैला दिया और उन पर लिखी बारीक जानकारी को ध्यान से पढ़ने लगा। ये किसी वित्तीय संस्था से जुड़े दस्तावेज लग रहे थे, जिन पर एक खास खाते का नंबर और फिर कुछ शुरुआती जानकारी दर्ज थी। उसने कुछ देर तक उन्हें गौर से देखा और सोचा कि शायद ये दफ्तर का कोई बहुत ही पुराना और भुला दिया गया खाता हो सकता है, जिसके कागज गलती से बेकार रिकॉर्ड में मिल गए हों और बाद में हमेशा के लिए फेंकने के इरादे से नीचे वाले खाने में डाल दिए गए हों। उसने इस पूरे मामले की सच्चाई जानने का फैसला किया। नैतिक ने वे रहस्यमय कागज अपने हाथ में उठाए और कमरे के सबसे आखिरी कोने में रखे पुराने मॉडल के लैपटॉप की तरफ बढ़ गया, जिसका इस्तेमाल सिर्फ पुराने और मुश्किल हिसाब किताब देखने के लिए किया जाता था। उसने लकड़ी की पुरानी कुर्सी खींची और उस पर बैठकर लैपटॉप ऑन किया। सामने स्क्रीन पर सफेद रोशनी चमक उठी। नैतिक ने अपना ऑफिस वाला यूजर नेम
और पासवर्ड कीबोर्ड से एक एक करके डाला ताकि वो कंपनी के सेंट्रल सिस्टम में लॉग इन कर सके। लैपटॉप पूरी तरह खुलने के बाद उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट का वो खास सेक्शन खोला जहां ऑफिस के सभी पुराने और मौजूदा खातों की पूरी जानकारी और उनका हिसाब बहुत सावधानी से सुरक्षित रखा जाता था। उसने मेज पर रखे पुराने कागज से वो खास अकाउंट नंबर पढ़ा और पूरी सावधानी के साथ एक एक अंक सिस्टम के सर्च बॉक्स में टाइप करना शुरू किया। कुछ ही पलों के बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुल गया जिसमें उस रहस्यमयी खाते की पूरी जानकारी मौजूद थी। नैतिक ने स्क्रीन के सबसे ऊपर नजर डाली जहां खाता धारक का नाम और उसकी जरूरी जानकारी लिखी होनी चाहिए थी। जैसे ही उसकी नजर उस नाम पर पड़ी वो अपनी जगह बिल्कुल जड़ होकर रह गया। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने फौरन दोनों हाथों से अपनी आंखें मलकर दोबारा से स्क्रीन की तरफ देखा। वहां खाता धारक के नाम की जगह साफ साफ बड़े अक्षरों में उसका अपना नाम नैतिक लिखा हुआ था। कुछ पल के लिए तो उसने सोचा कि शायद इतनी बड़ी कंपनी में उसके नाम का कोई और कर्मचारी भी होगा जिसका नाम उससे मिलता होगा। लेकिन जब उसने नाम के नीचे अपना आधार कार्ड नंबर और घर का पूरा पता पढ़ा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये बिल्कुल वही आधार कार्ड नंबर था जो इस वक्त उसकी जेब में रखा था और पता भी वही था जहां वो पिछले कई सालों से रह रहा था। ये बैंक खाता पूरी तरह उसके ही नाम और उसके निजी दस्तावेजों पर खोला गया था। नैतिक का दिमाग तेजी से घूमने लगा। वो गहरी उलझन और हैरानी में पड़ गया। उसने तो अपनी पूरी जिंदगी में इस बैंक में कभी कोई खाता नहीं खुलवाया था और ना ही कभी किसी सरकारी या निजी कागज पर ऐसे किसी काम के लिए हस्ताक्षर किए थे। फिर उसके नाम और उसके दस्तावेजों का इस्तेमाल करके ये खाता किसने और कैसे खुलवा दिया? वो अभी भी गहरे सदमे में था। नैतिक ने स्क्रीन को थोड़ा नीचे स्क्रॉल किया ताकि उस खाते की बाकी जानकारी और उसके खुलने की शुरुआती तारीख देख सके। पेज पर लिखी तारीख देखकर ये बात पूरी तरह से साफ हो गई कि ये खाता आज से पूरे 5 साल पहले ठीक उसी महीने और उसी हफ्ते में खोला गया था जब नैतिक ने उस कंपनी में एक साधारण कर्मचारी के रूप में अपनी नौकरी शुरू की थी। उसके बाद नैतिक ने कांपते हुए हाथों से उस खाते में हुए हर लेन देन की पूरी लिस्ट खोल ली। स्क्रीन पर एक बहुत लंबी लिस्ट दिखाई दी जिसमें रोजाना, हफ्ते और महीने के हिसाब से करोड़ों रुपयों के ट्रांजैक्शन दर्ज थे। नैतिक ने एक एक करके हर एंट्री पढ़नी शुरू की। ये कोई ऐसी रकम नहीं थी जो किसी कर्मचारी की सैलरी से मेल खाती हो, बल्कि हर ट्रांजैक्शन लाखों रुपए का था। उसने हर एंट्री को बहुत ध्यान से देखा और हिसाब लगाया। ये पैसा अलग अलग अज्ञात सोर्सेस से उस खाते में जमा किया जाता था और फिर कुछ ही दिनों के बाद उसी पैसे को किसी दूसरे अज्ञात और विदेशी खाते में भी भेज दिया जाता था। ये सारा पैसा आखिर कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था, इसका कोई साफ रिकॉर्ड वहां मौजूद नहीं था। नैतिक ने पिछले सभी सालों का रिकॉर्ड एक एक करके चेक किया तो हर साल में बिल्कुल इसी तरह करोड़ों रुपयों के ट्रांजैक्शंस दर्ज मिले। पहले साल में ये रकम थोड़ी कम थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इन गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस की रकम लगातार बढ़ती चली गई। उसने आखिर में जाकर पिछले 5 सालों की कुल रकम जोड़ने की कोशिश की। आंकड़े इतने बड़े थे कि उन्हें जोड़ना भी आसान नहीं था। उसने बहुत सावधानी से हर रकम को जोड़ा और जब आखिरी नतीजा सामने आया तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि पिछले पूरे 5 सालों से उसके नाम पर करोड़ों रुपयों का गैर कानूनी लेन देन लगातार किया जा रहा था। नैतिक ने और गहराई से जांच की और उस खाते से जुड़े हर अप्रूवल को ध्यान से देखा। तभी उसे सबसे बड़ा सच पता चला। उन सभी गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस की मंजूरी सीधे उसी कंपनी के डायरेक्टर यानी कि उसके अपने सगे बड़े भाई अरुण के निजी अकाउंट से दी जा रही थी। इस पूरे बड़े आर्थिक अपराध और धोखाधड़ी के पीछे कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, बल्कि खुद अरुण का बेहद चालाक दिमाग था। अरुण ने अपने रोज के काले कारनामों और अवैध कमाई को छिपाने के लिए जानबूझकर नैतिक को इतने सालों तक एक छोटे कर्मचारी के पद पर रखा था। वह हमेशा पूरे ऑफिस के सामने उसे डांटता था, उसे नीचा दिखाता था और उस पर बेवजह दबाव बनाता था ताकि किसी कर्मचारी या किसी जांच एजेंसी को दोनों भाइयों पर कभी शक ना हो।
और वो आराम से अपने ही छोटे भाई की पहचान और उसके दस्तावेजों का इस्तेमाल करके अपनी पूरी काली कमाई को कानूनी दिखाता रहे। ये पूरी खतरनाक योजना अरुण की कई सालों से चल रही साजिश का सबसे अहम हिस्सा थी, जिसमें उसने नैतिक को सिर्फ एक ढाल और जरूरत पड़ने पर बलि का बकरा बनाकर रखा था, ताकि अगर कभी मामला खुल जाए तो पूरा दोष नैतिक के सिर मढ़ दिया जाए। ये सब समझते ही नैतिक ने तुरंत पिछले 5 सालों में हुए हर गैर कानूनी ट्रांजैक्शन की रसीदें और अरुण के निजी डिजिटल अप्रूवल की कॉपी निकालना शुरू कर दी। वो लगातार 3 घंटे तक लैपटॉप के सामने बैठा हर ऐसा दस्तावेज इकट्ठा करता रहा जो अरुण के खिलाफ मजबूत और पक्का सबूत बन सकता था। तभी उसकी नज़र एक ऐसी एंट्री पर पड़ी जिसे देखकर उसका दिल दहल गया। जिस दिन अरुण ने पूरे ऑफिस के सामने उसे सबसे ज्यादा बेइज्जत किया था, ठीक उसी दिन उसके नाम पर करोड़ों रुपयों की एक बहुत बड़ी रकम एक विदेशी खाते में भेजी गई थी। नैतिक ने एक बड़ा भूरा लिफाफा लिया और उसमें सभी ट्रांजैक्शंस के दस्तावेज, अरुण के सीक्रेट ऑर्डर्स और उसके नाम पर बनाए गए उस फर्जी खाते से जुड़ी हर जानकारी तारीख के हिसाब से बहुत व्यवस्थित तरीके से रख दी। जब सारे सबूत पूरी तरह तैयार हो गए तो उसने उस भारी लिफाफे को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ा और सीधे अरुण के बड़े और शानदार ऑफिस की तरफ चल पड़ा। रास्ते में किसी कर्मचारी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोके या फिर उससे कुछ पूछे, क्योंकि उसके चेहरे पर पहली बार ऐसा दृढ़ निश्चय और सख्ती साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर हर कोई खामोश हो गया। नैतिक ने अरुण के ऑफिस का भारी लकड़ी का दरवाजा बिना इजाजत जोर से खोला और सीधे अंदर चला गया। अरुण उस वक्त अपनी आरामदायक बड़ी कुर्सी पर बैठा किसी इंपॉर्टेंट विदेशी डीलर से मोबाइल पर बड़े अच्छे मूड में बात कर रहा था। नैतिक को इस तरह अचानक बिना इजाजत उसके प्राइवेट ऑफिस में आते देखकर उसने तुरंत कॉल काट दी और गुस्से में अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अरुण ने तेज आवाज में कहा, तुम इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हो कि बिना इजाजत और बिना बताए मेरे ऑफिस में घुसाओ? क्या तुम इस बड़ी कंपनी के जरूरी नियम और तरीके पूरी तरह भूल चुके हो? क्या अब तुम्हें अपनी इस मामूली नौकरी की भी कोई परवाह नहीं रही? नैतिक ने बिना झिझक वो भारी खाकी लिफाफा अरुण की मेज पर जोर से पटक दिया और ऊंची आवाज में बोला, मैं यहां तुमसे ऑफिस के नियम सीखने नहीं आया हूं। आज मैं तुम्हें तुम्हारी उन सारी चोरी और धोखाधड़ी का पूरा हिसाब दिखाने आया हूं जो तुम पिछले 5 साल से बड़ी चालाकी से मेरे नाम पर करते रहे हो। अरुण ने उस भारी लिफाफे की तरफ हैरानी और थोड़ी घबराहट से देखा, फिर बोला, तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो और इस बेकार के लिफाफे में क्या उठा लाए हो? नैतिक ने साफ शब्दों में कहा, इसमें कोई कचरा नहीं है। इसमें तुम्हारी सारी गैर कानूनी कमाई और काले पैसे को छिपाने वाले असली दस्तावेज मौजूद हैं, जिन्हें तुमने मेरे नाम और मेरे पहचान पत्र का गलत इस्तेमाल करके पिछले 5 सालों में तैयार किया है। ये सुनते ही अरुण का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया और उसके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और झूठी हंसी के साथ बोला, हाँ, लगता है ज्यादा काम और मेरी पिछली डांट की वजह से तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। अब तुम मुझ पर झूठे इल्जाम लगाकर अपनी रोज की नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं इस कंपनी का सबसे ताकतवर डायरेक्टर हूं। तुम्हारी इन बेकार बातों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। नैतिक ने लिफाफा खोला और उसमें से कुछ बहुत अहम कागज निकालकर अरुण की मेज पर रख दिए और बोला, जरा ध्यान से देखो, ये तुम्हारे अपने साइन हैं और ये उसी मशीन के रिकॉर्ड है जिनका इस्तेमाल करके तुम हर महीने लाखों करोड़ों रुपए का काला पैसा मेरे नाम से खुले उस फर्जी बैंक खाते में भेजते थे। फिर कुछ दिनों बाद वही पैसा विदेशी खातों में ट्रांसफर कर देते थे ताकि किसी को तुम्हारी चोरी का पता न चले। तुमने मुझे इस कंपनी में हमेशा एक मामूली कर्मचारी बनाकर सिर्फ इसलिए रखा ताकि किसी बड़े अधिकारी या जांच करने वाले को मुझ पर शक ना हो, और तुम मेरे सीधे सादे नाम के पीछे छिपकर अपना काला पैसा जमा करते रहो। तुम हर रोज सबके सामने मुझे बेवजह डांटते थे, मुझे निकम्मा और सुस्त कहते थे और मेरी बेइज्जती करते थे ताकि सबको यही लगे कि हमारा आपस में कोई खास रिश्ता नहीं है और तुम मुझसे नफरत करते हो। लेकिन असली सच ये था कि तुम मुझे सिर्फ एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे ताकि अगर कभी सरकारी जांच हुई तो पूरा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाए और तुम
ईमानदार अधिकारी बनकर बच निकलो। अरुण ने मेज पर फैले अपने साइन वाले सबूतों को देखा और कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहा। उसे समझ आ गया कि अब उसका पूरा खेल खत्म हो चुका है। फिर उसने अपना सख्त रवैया बदल लिया और बड़ी चालाकी से नैतिक के पास आकर बोला, देखो नैतिक, तुम मेरे सगे छोटे भाई हो। हमारी रगों में एक ही पिता का खून दौड़ता है। मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ हमारे अच्छे भविष्य के लिए किया। इस दुनिया में पैसे के बिना किसी की इज्जत नहीं होती। तुम ये सारे कागज यहीं छोड़ दो और इस बात को हमेशा के लिए भूल जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं कि कल सुबह ही तुम्हें इस ऑफिस का मैनेजर बना दूंगा और तुम्हारी सैलरी इतनी बढ़ा दूंगा कि पूरी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। तुम जितना पैसा मांगोगे मैं अभी नगद दे दूंगा। बस इस मामले को यहीं खत्म कर दो और ऑफिस में किसी को इसकी भनक तक मत लगने देना। नैतिक ने घृणा और गुस्से से अपने बड़े भाई की तरफ देखा और बोला, तुम्हें आखिर कैसे लगा कि तुम मुझे अपने गंदे और बेईमान के पैसे से खरीद लोगे? तुमने सिर्फ मेरी इज्जत और मेरे नाम को बर्बाद नहीं किया, बल्कि इस बड़ी कंपनी के भरोसे को भी तोड़ा है। तुमने अपने ही देश के कानून के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मेरे नाम पर अपना सारा काला पैसा जमा करके तुमने जो गुनाह किया है उसका बदला मैं तुम्हारी रिश्वत लेकर कभी नहीं चुका सकता। तुमने मुझे सिर्फ एक बलि का बकरा समझ रखा था, लेकिन अब तुम्हारा ये गंदा खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अरुण ने ये बातें सुनते ही फिर से गुस्से में आकर धमकी भरे लहजे में कहा, शायद तुम भूल रहे हो कि आज मैं किस जगह पर हूं और मेरी पहुंच कितने बड़े सरकारी अधिकारियों तक है। अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई भी कानूनी कदम उठाने की कोशिश की तो मैं अपने रसूख का इस्तेमाल करके तुम्हें उसी काले पैसे के मामले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड साबित कर दूंगा, क्योंकि वो पूरा गैर कानूनी खाता तुम्हारे नाम पर दर्ज है और शुरुआती सारे सबूत सीधे तुम्हारी तरफ ही इशारा करते हैं। कानून की नजर में सबसे बड़ा अपराधी तुम ही साबित होगे और मैं तुम्हें पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़वा दूंगा। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि चुपचाप मेरी बात मान लो और ये सारे सबूत मुझे दे दो और यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। नैतिक ने बिल्कुल शांत और पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों से या किसी भी बुरे अंजाम से बिल्कुल नहीं डरता। मैं ये सारे सबूत यहाँ इस मेज पर लाने से पहले ही इनकी एक कॉपी बनाकर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को भेज चुका हूँ और उनके तेज तर्रार जांच अधिकारी किसी भी वक्त इस ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचने वाले हैं। अरुण ने जैसे ही ये चौंका देने वाली बात सुनी तो उसके होश उड़ गए और डर से उसके पैर कांपने लगे। उसने जल्दी से अपनी मेज पर रखा मोबाइल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ताकि अपने रसूखदार और भ्रष्ट सरकारी दोस्तों से तुरंत मदद मांग सके, लेकिन उससे पहले कि उसका हाथ मोबाइल तक पहुंचता ऑफिस के बाहर वाली बड़ी गलियारी में जोरदार शोर मच गया और अगले ही पल जांच एजेंसी के हथियारबंद अधिकारी तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। उन अधिकारियों के हेड ने तेजी से आगे बढ़कर अरुण के सामने खड़े होते हुए सख्त आवाज में कहा कि तुम्हें इस कंपनी के करोड़ों रुपए का गबन करने और काले धन का लगातार गैर कानूनी लेन देन करने के गंभीर और गैर जमानती आरोपों में तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। अरुण घबराकर खुद को बचाने की नाकाम कोशिश करते हुए जोर से बोला कि तुम लोग मुझे इस तरह बिना किसी नोटिस के गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस कंपनी के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन और पैसों से जुड़े सारे अधिकार मेरे पास हैं और मैं तुम सबके खिलाफ अदालत में कड़ी कार्रवाई करूंगा। लेकिन जांच अधिकारियों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। दो मजबूत अधिकारियों ने आगे बढ़कर उसकी दोनों बाहें कसकर पकड़ ली और उसके हाथों में लोहे की भारी हथकड़ियां डाल दी। अरुण की सारी झूठी शान, उसका घमंड और उसका अहंकार कुछ ही पलों में मिट्टी में मिल चुका था। अब वो एक बेबस और शर्मिंदा अपराधी की तरह सिर झुकाकर खड़ा था। जांच अधिकारियों ने अरुण के निजी ऑफिस में रखे सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान, उसके निजी कागजात और मेज पर रखे नैतिक के लाए हुए सारे दस्तावेजी सबूत अपने कब्जे में ले लिए और अरुण को मजबूती से पकड़कर ऑफिस से बाहर ले जाने लगे। पूरा ऑफिस स्टाफ अपना काम छोड़कर बाहर गलियारे में इकट्ठा हो चुका था। सब लोग ये नज़ारा देखकर हैरान और सदमे में थे कि उनका वही सख्त और घमंडी डायरेक्टर जो हमेशा
दूसरों को नीचा दिखाता था, आज खुद हथकड़ियां पहनकर बेबस हालत में गिरफ्तार होकर जा रहा था। जांच एजेंसी के प्रमुख ने अरुण को बाहर ले जाते हुए चलते चलते नैतिक के कंधे पर हाथ रखा और उसकी तारीफ करते हुए कहा कि हमें तुम्हारी ईमानदारी और हिम्मत पर बहुत गर्व है। तुमने पक्के सबूतों के साथ सही समय पर हमें जानकारी देकर इस पूरी कंपनी को बर्बाद होने से बचा लिया। अगर तुम आज ये सारे मजबूत सबूत नहीं देते तो ये चालाक आदमी अपना सारा काला धन समेटकर हमेशा के लिए देश छोड़कर भाग जाता और तुम पूरी जिंदगी जुर्म में फंस जाते। नैतिक ने शांत होकर बस सिर हिला दिया और अपने घमंडी भाई को सिर झुकाए एक अपराधी की तरह जाते हुए देखता रहा। अगले कुछ ही दिनों में इस बड़ी गिरफ्तारी की खबर पूरे देश के सभी वित्तीय संस्थानों में आग की तरह फैल गई। इसके बाद उस कंपनी के असली मालिकों और सबसे बड़े बोर्ड अधिकारियों ने इस गंभीर मामले की जांच और आगे की कार्रवाई के लिए राजधानी में तुरंत एक बेहद अहम और इमरजेंसी बैठक बुला ली। उस हाई लेवल मीटिंग में सभी बड़े डायरेक्टरों के साथ साथ नैतिक को भी उसकी ईमानदारी की वजह से खास तौर पर बुलाया गया। मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे कंपनी के सबसे बड़े मालिक अपनी सीट से खड़े हुए और सभी लोगों के सामने सीधे नैतिक से बोले कि हम सभी इस बात का बहुत दुख है कि हमारी इतनी बड़ी और मशहूर कंपनी में इतने लंबे समय तक इतने बड़े स्तर पर पैसों की हेरा फेरी होती रही और हम अपने ही सिस्टम की इतनी बड़ी कमी को समय रहते पकड़ नहीं पाए। लेकिन आज हमें इस बात पर उतना ही गर्व भी है कि हमारी कंपनी में तुम्हारे जैसा ईमानदार, जिम्मेदार और समझदार कर्मचारी मौजूद है, जिसने अपनी नौकरी और अपने सगे भाई की भी परवाह नहीं की और सिर्फ सच और इंसाफ का साथ दिया। तुमने जिस समझदारी और प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे मुश्किल मामले की गहराई तक जाकर सच्चाई सामने लाई और बिना किसी डर या लालच के एक एक पक्का सबूत इकट्ठा किया, वो तुम्हारी काबिलियत, ईमानदारी और बेहतरीन चरित्र का सबसे बड़ा सबूत है। हम सभी मालिकों ने मिलकर ये फैसला किया है कि आज से तुम्हें छोटे पद से प्रमोशन देकर पूरी कंपनी का सबसे बड़ा डायरेक्टर बनाया जाता है। ये सम्मान तुम्हारी बेमिसाल ईमानदारी और कंपनी के प्रति तुम्हारी सच्ची वफादारी के लिए दिया जा रहा है। नैतिक अपनी जगह से खड़ा हुआ और पूरे सम्मान के साथ सभी मालिकों का दिल से धन्यवाद किया। फिर उसने शांत और विनम्र आवाज में कहा कि मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमारी कंपनी की मेहनत की कमाई अब हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई है। उस यादगार दिन के बाद नैतिक ने पूरे जोश और नई जिम्मेदारी के साथ अपने नए पद का कार्यभार संभाल लिया। उसने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और नई नीतियों के दम पर कंपनी को पहले से भी ज्यादा तरक्की और सफलता की राह पर आगे बढ़ा दिया। दूसरी तरफ उसका भाई अरुण अपने सभी गंभीर अपराधों और देश के साथ विश्वासघात करने के जुर्म में अदालत से 20 साल की लंबी जेल की सजा और करोड़ों रुपए के भारी जुर्माने का दोषी ठहराया गया। अब वो जेल की अंधेरी कोठरी में बैठकर अपनी चालाकियों, अपने झूठे घमंड और अपने किए हुए हर गलत काम पर पछतावे के आंसू बहाने के लिए मजबूर था। नैतिक की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो कंपनी के हर कर्मचारी के लिए सम्मानित, ईमानदार और एक आदर्श इंसान बन चुका था। उसने सच और ईमानदारी का रास्ता चुनकर झूठ और घमंड को हमेशा के लिए हरा दिया था। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह सुकून, खुशहाली और सम्मान के साथ गुजर रही थी। दोस्तों, सच और ईमानदारी भले ही कुछ समय के लिए कमजोर दिखाई दे, लेकिन आखिर में जीत हमेशा उन्हीं की होती है। किसी इंसान को उसके पद, हैसियत या दूसरों की राय देखकर कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कई बार सबसे साधारण दिखने वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ा सच सामने लाता है। झूठ, लालच और घमंड इंसान को कुछ समय के लिए ऊंचाई जरूर दे सकते हैं, लेकिन उनका अंत हमेशा अपमान और बर्बादी में ही होता है। वही जो व्यक्ति मुश्किल हालात में भी धैर्य, ईमानदारी और सही रास्ते का साथ नहीं छोड़ता, समय आने पर उसे सम्मान, सफलता और इंसाफ तीनों जरूर मिलते हैं। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं।
ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन तथा प्रेरणात्मक उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कहानी के सभी पात्र, घटनाएं, स्थान, संस्थाएं और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, कंपनी, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संगठन या घटना से कोई समानता दिखाई देती है तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस कहानी का उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था या पेशे की छवि को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि ईमानदारी, सत्य और नैतिक मूल्यों का संदेश देना है। धन्यवाद।